पश्चिम बंगाल, जहां राजनीति कभी शांत नहीं रहती, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं बल्कि संवैधानिक संकट की आहट मानी जा रही है। सवाल सीधा है, क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है और क्या ममता बनर्जी की एक कार्रवाई केंद्र को अनुच्छेद 356 तक पहुंचने का अवसर दे रही है? तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 8 जनवरी 2026 प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और इनकम टैक्स की टीम कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारती है। आरोप, हवाला लेन देन, फर्जी नौकरियों का घोटाला और कोल स्कैम से जुड़े पैसों का चुनावी इस्तेमाल। कहानी ने यहीं से सबसे बड़ा मोड़ ले लिया। जैसे ही छापे की खबर सामने आई, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गईं। ईडी के अफसरों से तीखी बहस, उन पर एफआईआर और आरोप ये कि जांच एजेंसी चुनावी रणनीति चुराना चाहती है। बस इतना ही नहीं, ममता बनर्जी जब्त दस्तावेज और हार्ड डिस्क को अपने साथ ले जाती हैं। यह सब कैमरे में रिकॉर्ड है। उधर ईडी का दावा है कि आईपैक का कनेक्शन फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले से है। जांच में कोल स्कैम के फंड्स आईपैक तक ट्रेस हुए, जो 2022 में टीएमसी के गोवा चुनाव कैंपेन में इस्तेमाल हुए। ईडी का आरोप है कि जांच से जुड़े महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूत मुख्यमंत्री ने अपने कब्जे में ले लिए। अब जानिए आईपैक और टीएमसी का रिश्ता। आईपैक कोई आम कंपनी नहीं है। इसके सह संस्थापक हैं प्रतीक जैन। ये टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं और ममता बनर्जी के कोर चुनावी रणनीतिकार भी। इस संस्था की नींव प्रशांत किशोर ने रखी थी, जो पहले भी ममता का चुनाव संभाल चुके हैं। यानी आईपैक बराबर टीएमसी की चुनावी मशीनरी। उधर ममता बनर्जी ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक बदला बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, नॉटी होम मिनिस्टर और नॉस्टी। उनका आरोप यह है कि ईडी टीएमसी की कैंडिडेट लिस्ट को और इंटरनल डेटा और चुनावी रणनीति को हासिल करना चाह रही थी। यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी पहले भी केंद्रीय एजेंसियों से टकरा चुकी हैं। 2019 में सीबीआई की रेड के दौरान वो धरने पर बैठ गई थी। इसके बाद 2021 के चुनावी हिंसा के बाद भी राष्ट्रपति शासन की मांग उठी थी, लेकिन फर्क ये है कि इस बार मामला चुनाव से ठीक पहले का है। उधर इस मामले पर विपक्ष का हमला भी तेज हो चुका है। ईडी की रेड के बाद सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सीपीआईएम और कांग्रेस भी ममता सरकार पर हमलावर है। सीपीआईएम के नेता मोहम्मद सलीम का आरोप है कि भ्रष्टाचार के सारे सबूत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचते हैं। तो कांग्रेस का दावा है कि आईपैक ने टीएमसी के लिए फंड जुटाने में मुख्य भूमिका निभाई और इन तीनों दलों की एक ही मांग है, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो। तो अब राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों? बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। ईडी की जांच में सीधा हस्तक्षेप आईपीसी की धारा 186 के तहत गंभीर अपराध है। अगर राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसी के काम में रुकावट डालती है तो इसे संवैधानिक मिशनरी की विफलता माना जा सकता है। तो अब ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 356 और 365 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन
लगाया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 365 यानी अगर कोई राज्य केंद्र के वैध निर्देशों का पालन न करे तो इसे भी संवैधानिक विफलता माना जा सकता है और यहीं से तैयार होती है राष्ट्रपति शासन के लिए कानूनी जमीन। लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है। इस रास्ते में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दीवार खड़ी है। आपको याद होगा 1994 का एस.आर. बोम्मई केस केंद्र की शक्तियों पर यह लगाम लगाता है। कोर्ट साफ कह चुकी है कि राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प होना चाहिए और संसद में इसका बहुमत साबित करना होगा, यानी केंद्र चाहे भी तो मनमानी नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि क्या ममता की गिरफ्तारी संभव है? संवैधानिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मुख्यमंत्री को कोई विशेष कानूनी छूट नहीं। अगर ईडी ये साबित कर दे कि सबूत हटाए गए हैं तो गिरफ्तारी संभव है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद बंगाल में अराजकता फैलने की आशंका है, जो खुद राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकती है। आपको यह भी बता दें कि ममता बनर्जी पर पहले भी बर्खास्तगी की तलवार लटक चुकी है। ममता सरकार पर कई बार संकट आया है। 2021 की चुनावी हिंसा, संदेश खाली कांड, कोयला और नौकरी घोटाला, शारदा चिटफंड, ईडी और सीबीआई जांचों में टीएमसी के कई बड़े नेता घिरे हैं, लेकिन हर बार ममता बच निकलने में सफल रही। अब राजनीतिक रूप से देखें तो एनडीए के लिए यह एक बड़ा मौका हो सकता है। राष्ट्रपति शासन में केंद्रीय सुरक्षा बलों के तहत चुनाव कराने का रास्ता खुलेगा। वहीं सीपीआईएम और कांग्रेस की मांग इंडिया गठबंधन में दरार भी डाल सकती है, लेकिन जोखिम भी कम नहीं है। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो विपक्ष केंद्र को तानाशाही बताएगा और ममता बनर्जी फिर वही नैरेटिव बनाएंगी, दिल्ली बना बंगाल, जैसा 2021 में हुआ। वैसी सहानुभूति फिर मिल सकती है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त दखल दे सकता है। इस मामले में यह देखना भी जरूरी है कि इतिहास क्या सिखाता है। बोम्मई केस से पहले छोटे छोटे कारणों पर राज्यों की सरकारें गिरा दी जाती थी। 1959 में केरल, 1990 में कर्नाटक और इंदिरा गांधी के दौर में दर्जनों बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ। इसलिए आज हर फैसला कानूनी कसौटी पर कसी जाती है। तो सवाल वही है, अब आगे क्या? क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? कानूनी रूप से रास्ता कठिन है, राजनीतिक रूप से मौका और जोखिम दोनों हैं। अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि यह सिर्फ सियासी शोर है या सच में बंगाल की सत्ता किसी बड़े मोड़ पर खड़ी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।